Hello everyone, I am Tamanna Sharma and I am going to teach you economics. So हम आज क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं सिलेबस क्या है क्लास 12th का। सो क्लास 12th में दो इकोनॉमिक्स आपको पढ़नी है, दैट इज़ द मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमिक्स। दोनों मैक्रो और इंडियन इकोनॉमिक्स की जो वेटेज है दैट इज़ 40 मार्क्स, यानी टोटल 80 मार्क्स हो गया है। और बाकी के जो 20 मार्क्स हैं दैट इज़ फॉर प्रोजेक्ट वर्क, यानी टोटल पेपर कितने मार्क्स का है, 100 मार्क्स का। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो आपको यूनिट्स पढ़ने हैं, आपके टोटल जो यूनिट्स हैं वो हैं 8 यूनिट्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो यूनिट है वो सबसे पहला यूनिट नेशनल इनकम है, दूसरा है मनी एंड बैंकिंग, थर्ड वन इज डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, फोर्थ इज गवर्नमेंट बजट एंड लास्ट वन इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसमें से जो सबसे ज़्यादा वेटेज और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, सिलेबस भी उसी में सबसे ज़्यादा है, दैट इज़ नेशनल इनकम एंड डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इसमें 3 चैप्टर्स हैं, मनी एंड बैंकिंग में 2 चैप्टर्स हैं, एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम में 3 चैप्टर्स हैं, गवर्नमेंट बजट और बैलेंस ऑफ पेमेंट में गवर्नमेंट बजट में 1 और बैलेंस ऑफ पेमेंट में 2 चैप्टर्स हैं। इसमें से अभी जो जस्ट सिलेबस थोड़ा सा ट्रिम आउट हुआ है 30%, उसमें जो ये वाला चैप्टर है मनी एंड बैंकिंग और बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसमें से कुछ टॉपिक्स ट्रिम हुए हैं, वो हम नहीं करेंगे, उसको छोड़ के बाकी सारी चीज़ें हम करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है, इनकम, नेशनल इनकम एंड नेक्स्ट वन इज दिस ADAS आता है इसमें, सो इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट वन इज इंडियन इको। इंडियन इको में 3 यूनिट हैं। फर्स्ट यूनिट जो है उसमें चैप्टर्स हैं 6, सेकेंड यूनिट में भी 6 चैप्टर्स हैं और थर्ड यूनिट में सिर्फ 1 चैप्टर है। इसमें से भी जो सेकेंड यूनिट है उसमें से जो कुछ टॉपिक्स हैं वो ट्रिम हुए हैं, तो वो टॉपिक्स हम नहीं करेंगे। और इसमें यही वाला जो यूनिट है इसकी वेटेज सबसे ज़्यादा है, क्योंकि जनरली कुछ स्टूडेंट्स, कुछ नहीं मोस्टली स्टूडेंट्स 11th में शायद अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, तो कोई बात नहीं, बिकॉज उसमें और 12th की इकोनॉमिक्स में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, वो उससे इतनी इंटरकनेक्टेड नहीं है। तो अगर आप इसमें फिर से स्टार्ट करेंगे और अच्छे से इको पढ़ेंगे तो आपको कोई इफेक्ट नहीं होगा 12th के मार्क्स में। तो प्लीज़ 12th में जो सिलेबस है उसको अच्छे से पढ़ो। अगर 11th में इको नहीं भी पढ़ी थी अच्छे से तो दैट डजंट मैटर, अब है वो अच्छे से पढ़ेंगे। तो आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो हम करेंगे नेशनल इनकम से चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नेशनल इनकम में जो फर्स्ट चैप्टर है वो इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, की मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, और सेकेंड चैप्टर है कि नेशनल इनकम का जो कॉन्सेप्ट है उसमें सब क्या होता है। तो हम स्टार्ट करेंगे जो सेकंड चैप्टर है दैट इज द कॉन्सेप्ट्स, या बोल सकते हो इंट्रोडक्शन ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम के क्या क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू डू द नेशनल इनकम। नेशनल इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मतलब पूरा यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज उसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा है। 2 यूनिट्स हैं जिनका वेटेज बहुत ज़्यादा है, दैट इज़ द नेशनल इनकम और दूसरा है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नेशनल इनकम से। नेशनल इनकम में 3 चैप्टर्स हैं जिसका आज हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जो बेसिक्स है कि नेशनल इनकम क्या होता है, ठीक है, और उसके अलग अलग कंपोनेंट्स क्या होते हैं। सो सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय नेशनल इनकम? इट इज़ द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स अर्न बाय अ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। तो क्या पता चल रहा है कि नेशनल इनकम क्या होता है, फैक्टर इनकम्स होते हैं जो कौन अर्न करता है, अ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। तो इसमें 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक तो फैक्टर इनकम और दूसरा नॉर्मल रेजिडेंट। अगर ये दोनों पता चलेंगे तो ऑब्वियसली क्लियरली पता चल जाएगा कि नेशनल इनकम क्या होती है। तो सबसे पहले व्हाट आर फैक्टर इनकम्स? फैक्टर इनकम क्या होती है? फैक्टर इनकम वो इनकम होती है जो कौन अर्न करता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट आर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन 11th की इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ा है, हम फिर से डिस्कस करते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, नाम से पता चल रहा है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी वो फैक्टर्स जो किस में हेल्प करते हैं, प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। सो प्रोडक्शन में जो हेल्प करते हैं वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विच इज़ लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। सो ये जो 4 है ये क्या है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब हम पढ़ रहे हैं फैक्टर इनकम, यानी नेशनल इनकम कौन सी इनकम होती है, फैक्टर इनकम होती है। फैक्टर इनकम कौन सी इनकम होती है, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अर्न करते हैं।
4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है विच इज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। सो लैंड जो है उसकी कौन सी इनकम होती है, उसकी इनकम होती है रेंट, लैंड के बदले में हम रेंट देते हैं। लेबर की कौन सी इनकम होती है, वेजेस। कैपिटल के बदले में क्या मिलता है, इंटरेस्ट। एंड एंटरप्रेन्योर के बदले में, मतलब एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है, इन रिटर्न दैट इज प्रॉफिट। तो यानी ये जो चारों है दैट इज रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ये क्या है, ये है फैक्टर इनकम। ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट जो डाउट था कि कौन सी इनकम होती है, फैक्टर इनकम, और फैक्टर इनकम कौन कौन सी हो गई, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ठीक है। नेक्स्ट इज, अच्छा वन मोर थिंग, ये तो हो गई फैक्टर्स, फैक्टर इनकम। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, नोट ये है कि नेशनल इनकम में यूनिलेटरल पेमेंट्स नहीं आती। व्हाट आर यूनिलेटरल पेमेंट्स? यूनिलेटरल का क्या मतलब हुआ, वन साइडेड। ठीक है, यूनिलेटरल मतलब वन साइडेड। ये सारी बायलेटरल है। बायलेटरल का मतलब क्या होता है, दोनों साइड से, यानी मैं कुछ सर्विस या कुछ भी काम कर रही हूँ उसके बदले में मुझे जो पेमेंट मिलेगी दैट इज बायलेटरल पेमेंट। यूनिलेटरल पेमेंट यानी वन साइडेड पेमेंट, जैसे कि चैरिटी हो गया, ठीक है, या फिर डोनेशन हो गया। ये सारी चीजें नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती। इसमें सिर्फ बायलेटरल पेमेंट्स इंक्लूड होती है, यूनिलेटरल पेमेंट्स यानी सिंगल साइडेड, वन साइडेड पेमेंट इंक्लूड नहीं होती। ठीक है। सो ये हो गया फैक्टर इनकम। अब दूसरी चीज हमें क्या देखनी है, हु आर द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। सो नॉर्मल रेजिडेंट कौन होते हैं कंट्री के। नेक्स्ट चीज हमें ये देखनी है, सो नॉर्मल रेजिडेंट्स, इसके दो पॉइंट्स हैं। ठीक है, जो भी ये दो पॉइंट फुलफिल करेगा वो होंगे नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। फर्स्ट पॉइंट है a person residing in a country for a period of 1 year or more, यानी वो पर्सन जो एक कंट्री में 1 साल या उससे ज़्यादा रह रहा है वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। बट ये एक पॉइंट हुआ। अच्छा, ये जो लाइन है, पर्सन रिजाइडिंग इन अ कंट्री यानी कोई 1 साल या उससे ज़्यादा रहता है, उसको बोलते हैं ऑर्डिनरी रिजाइडिंग। तो अगर वो ऑर्डिनरी रिजाइडिंग, ही इज ऑर्डिनरी रिजाइडिंग इन अ कंट्री। और दूसरा पॉइंट, हिज और हर इकोनॉमिक इंटरेस्ट should be in that country, यानी उसका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या होता है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब होता है कि वो वहीं पर अर्न कर रहा है, वहीं पे स्पेंड कर रहा है, वहीं पे इन्वेस्ट कर रहा है, यानी उसका खाना, मतलब जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें वहाँ पे अर्न करता है, वहीं पर खाता है, यानी वहीं पे कंज्यूम अगर वो चीज़ कर रहा है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ना कि काइंड ऑफ यू कैन से कि वहीं पर रह रहा है, वहीं पर खा रहा है, सब कुछ मतलब उसी कंट्री से मिल रहा है उसको और वो वहीं पर उसको स्पेंड कर रहा है, तो वो हो जाता है इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसका। ठीक है, यानी उसका अर्निंग, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट, अगर ये तीनों चीज़ें उसी कंट्री में वो करता है यानी उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस कंट्री में ही है। ठीक है, सो ये होता है इकोनॉमिक इंटरेस्ट। तो ये दो पॉइंट अगर फुलफिल हो रहे हैं तो वो पर्सन उस कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट होगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन अराइज होता है, क्या जो नॉर्मल रेजिडेंट्स है या फिर जो सिटीजनशिप है वो दोनों सेम चीज़ें हैं या नहीं है। एक्चुअल में वो सेम चीज़ें नहीं है। सिटीजनशिप होना और नॉर्मल रेजिडेंट होना किसी कंट्री का आर 2 डिफरेंट थिंग्स।
जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। अच्छा, जो सिटीजन होता है एक कंट्री का, किसी के पास उसकी सिटीजनशिप है तो उसके पास वोटिंग राइट होती है उस कंट्री की, यानी वो उस कंट्री में वोट दे सकता है। लेकिन अगर कोई पर्सन सिटीजन नहीं है उस कंट्री का, सिर्फ नॉर्मल रेजिडेंट है, तो वहाँ पर वो वोटिंग नहीं कर सकता। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, अक्षय कुमार, आलिया भट्ट, दीपिका पादुकोण, ये जो तीनों हैं, इनके पास इंडिया की सिटीजनशिप नहीं है। दीपिका पादुकोण के पास आई गेस अब आ गई है, क्योंकि जो एक लास्ट इलेक्शंस हुए थे उसमें मैंने न्यूज़ में देखा था कि दीपिका पादुकोण ने वोट दी है, लेकिन उससे पहले वो वोट नहीं दे सकती थी। ऐसे ही आलिया भट्ट और अक्षय कुमार जो हैं वो वोट नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? बिकॉज वो यहाँ के सिटीजन नहीं है। पर क्या वो यहाँ के नॉर्मल रेजिडेंट हैं? ऑफकोर्स हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों पॉइंट देखो, अ पर्सन रिजाइडिंग इन अ कंट्री फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, यानी वो 1 साल या उससे ज़्यादा यहाँ पर रहे। ऑब्वियसली वो 1 साल या उससे ज़्यादा यहाँ पर ही रहते हैं। दूसरी चीज़, हिज और हर इकोनॉमिक इंटरेस्ट शुड बी इन दैट कंट्री। इसी कंट्री में, इंडिया में उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, ये हम सबको पता है कि वो यहीं पर अर्न करते हैं, यहीं पर कंज्यूम करते हैं और यहीं पर इन्वेस्ट करते हैं। तो सिटीजनशिप और नॉर्मल रेजिडेंट में ये डिफरेंस होता है। तो नेशनल इनकम में कौन आता है? नॉर्मल रेजिडेंट होना चाहिए वो, और जो फैक्टर इनकम अर्न करे, यानी ये चारों, जो हमने अभी चारों फैक्टर इनकम अभी देखी थी, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, वो चारों अर्न करे, एंड ही शुड बी अ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं, नॉट एग्जाम्पल्स, मतलब कुछ टर्म्स हैं दैट normal resident of a country includes. First one, those are the citizens of our country who normally resides in the country and whose center of economic interest lies in the country. यानी वो नॉर्मली हमारी कंट्री में, अच्छा कभी कभी क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं उसमें डायरेक्टली ये मेंशन नहीं किया होगा कि वो 1 साल से, कभी कभी करते भी हैं, कभी नहीं भी किया होगा कि वो 1 साल से ज़्यादा यहाँ रह रहे हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर ऐसे वर्ड यूज़ किया हुआ है कि ही इज़ नॉर्मली रिजाइडिंग इन अ कंट्री, और ही इज़, यू कैन से कि ही इज़ अ सिटीजन ऑफ अ कंट्री। तो हम ऐसे ही अजम्पशन कर लेते हैं क्योंकि उन्होंने लिखा हुआ है ही इज़ सिटीजन ऑफ अ कंट्री। अगर सिटीजन के साथ वो ये मेंशन कर दे दैट मतलब ही इज़ नॉट रिजाइडिंग मोर देन 1 ईयर, सो क्या होगा, हम तब मान लेंगे कि ही इज़ नॉट अ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। लेकिन अगर कुछ मेंशन नहीं किया, सिर्फ नॉर्मली रिजाइडिंग या सिटीजन लिखा हुआ है, तो इट इज़ अज्यूम कि वो उस कंट्री में 1 साल या 1 साल से ज़्यादा रह रहा है। ठीक है। सो फर्स्ट वन इज सिटीजन ऑफ आवर कंट्री हु नॉर्मली रिजाइड्स इन द कंट्री, यानी वो हमारी कंट्री में नॉर्मली, किसी भी कंट्री में नॉर्मली रिजाइड कर रहा है। यानी नॉर्मली रिजाइड कर रहा है तो इसका क्या मतलब हुआ, ही स्टेइंग फॉर 1 ईयर और मोर, एंड हु सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन द कंट्री, और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी वहीं पर है। सो क्या होगा, ही विल बी द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ दैट कंट्री। सेकेंड वन, सिटीजन्स ऑफ अदर नेशंस हु कंटिन्यू टू लिव इन आवर कंट्री बियॉन्ड अ पीरियड ऑफ 1 ईयर एंड हु सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन आर कंट्री। देखो यहाँ पर मेंशन कर दिया, जो मैंने अभी जस्ट पहले बात बताई थी कि अगर लिखा हुआ है ही इज़ अ सिटीजन ऑफ आर कंट्री, ठीक है, और आगे कुछ नहीं मेंशन, तो वी विल अज्यूम कि वो 1 साल से ज़्यादा वहाँ पर रह रहा है। लेकिन इसमें मेंशन है दैट अ पर्सन इज़ अ सिटीजन ऑफ अदर कंट्री बट ही इज स्टेइंग फॉर 1 ईयर और मोर इन आर कंट्री, मतलब वो दूसरी कंट्री का सिटीजन तो है, लेकिन वो हमारी कंट्री में 1 साल या 1 साल से ज़्यादा रह रहा है, और साथ में हमारी ही कंट्री में उसका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो लाई करता है। तो वो कहाँ का नॉर्मल रेजिडेंट हुआ, वो हमारी कंट्री का, यानी अगर हम इंडिया ले रहे हैं तो वो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट हुआ और दूसरी कंट्री का वो सिटीजन हुआ। ठीक है। नेक्स्ट वन इज सिटीजन्स ऑफ आर कंट्री वर्किंग इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और फॉरेन एम्बेसीज लोकेटेड इन आर कंट्री। जैसे कि आपको पता है कि हर कंट्री में दूसरी कंट्री की एम्बेसी होती है, तो जैसे दूसरी कंट्री की एम्बेसीज हमारी कंट्री में भी होती हैं, या और भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हमारी कंट्री में है। ठीक है, मतलब वो कहाँ सिचुएटेड है, हमारी कंट्री में। तो इसमें लिखा हुआ है कि वो ही इज़ अ सिटीजन ऑफ आवर कंट्री, आगे कुछ मेंशन नहीं है, एंड ही इज़ वर्किंग इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस सिचुएटेड इन आवर कंट्री, यानी वो यहाँ का सिटीजन है और किस में काम कर रहा है,
इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में जो हमारी ही कंट्री में सिचुएटेड है, तो ऑब्वियसली अगर यहाँ सिचुएटेड है तो वो 1 साल और 1 साल से ज़्यादा यहाँ रहता है। और दूसरी चीज़, वो यहाँ का सिटीजन है और आगे कुछ नहीं मेंशन किया हुआ, तो इसका मतलब उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट यहीं पर है, क्योंकि वो 1 साल और 1 साल से ज़्यादा यहीं पर रह रहा है और यहीं पर ही काम कर रहा है, क्योंकि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो यहीं पर ही सिचुएटेड है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज citizens of our country who are living abroad but not for a period of exceeding 1 year and whose center of economic interest lies in their home country. Next one is citizen है हमारी कंट्री का, लेकिन रह कहाँ रहा है, अब्रॉड में, बट 1 साल या उससे ज़्यादा वो वहाँ पर नहीं रह रहा है और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट यहाँ पर है। तो यानी दूसरी कंट्री में वो 1 साल और 1 साल से ज़्यादा नहीं रह रहा है और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी इसी कंट्री में है, तो यानी वो कहाँ का नॉर्मल रेजिडेंट हो जाएगा, यहाँ का। ठीक है। सो ये कुछ पॉइंट्स थे नॉर्मल रेजिडेंट कौन होता है। ओके, सो ये तो हो गया, डेफिनेशन हमने कर दी व्हाट इज नेशनल इनकम। अब क्या है कि नेशनल इनकम में ना सिर्फ 3 ही चीज़ें हैं, मतलब जो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे या फिर 3 कॉन्सेप्ट्स है, यू कैन से कि 3 कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिसको हम फॉर्मूला में यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे कैलकुलेट, नेशनल इनकम कैलकुलेट करने में यूज़ करते हैं। अगर वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको पता है अच्छे से, तो आप जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है वो इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, सो देखते हैं अब वो क्या है। तो जो सबसे पहला है वो है नेशनल एंड डोमेस्टिक इनकम। सो यानी फर्स्ट वन इज द डिफरेंस बिटवीन नेशनल एंड डोमेस्टिक इनकम। यानी नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, देखो सबसे पहले दोनों ही क्या होती हैं, फैक्टर इनकम होती है। ठीक है, तो नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम दोनों ही क्या होती है, दीज आर द फैक्टर इनकम। तो सबसे पहले हम डोमेस्टिक इनकम देखते हैं। व्हाट इज डोमेस्टिक इनकम। नेशनल इनकम तो हम पढ़ चुके हैं डेफिनेशन की टर्म में, तो सबसे हम पहले देखते हैं व्हाट इज डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम वो इनकम होती है जो अर्न होती है एक डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर। ठीक है, कोई भी इनकम है जो विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी अर्न हो रही है, कोई भी फैक्टर इनकम, वो भी फैक्टर इनकम ही होती है और ये भी फैक्टर इनकम ही होती है, लेकिन ये कहाँ पर हो रही है, विच इज अर्न इन विद इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। ठीक है, एक कंट्री के अंदर अगर वो अर्न हो रही है तो दैट इज कॉल्ड डोमेस्टिक इनकम। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज नो मैटर हु अर्न इट, whether he is a normal resident or a non resident। तो ये चीज़ याद रखनी है कि डोमेस्टिक इनकम वो फैक्टर इनकम होती है which is earned within a domestic territory, no matter who earns it, whether he is a normal resident or a non-resident। सो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो यहाँ का नॉर्मल रेजिडेंट है या नहीं है, लेकिन अगर वो यहाँ पर अर्न कर रहा है, जिसको जीडीपी बोलते हैं ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो यही होता है जनरली। ठीक है, डोमेस्टिक आ गया ना उसमें वर्ड, डोमेस्टिक इनकम। तो अगर डोमेस्टिक ग्रॉस अलग चीज़ होती है। ठीक है, सो अगर वो यहाँ पर अर्न कर रहा है कुछ भी, ठीक है, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कोई भी हो, चाहे नॉर्मल रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, यानी वो यहाँ पर 1 साल या 1 साल से ज़्यादा नहीं रहता है। ठीक है, लेकिन स्टिल वो यहाँ पर अगर अर्न कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, नॉन रेजिडेंट, यानी वो हो जाएगी हमारी डोमेस्टिक इनकम। तो डोमेस्टिक इनकम में बस ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी वो अर्न होनी चाहिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो यहाँ का रेजिडेंट है, मतलब नॉर्मल रेजिडेंट है या फिर नहीं है, बस डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर वो अर्न करे। ठीक है, सो ये तो हो गया फैक्टर इनकम विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, यानी ये हो गया डोमेस्टिक इनकम। दूसरा होता है नेशनल इनकम।
नेशनल इनकम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये भी फैक्टर इनकम ही होती है। बट विच इज अर्न्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री, यानी इसमें ये इंपॉर्टेंट चीज है कि वो जो पर्सन है वो नॉर्मल रेजिडेंट होना चाहिए उस कंट्री का। ही शुड बी द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री, but no matter where he earns it, within the domestic territory or from outside, यानी अब्रॉड से। ठीक है, अब ध्यान से ये चीज देखो। अच्छा, सबसे पहले चलो पहले ये देखते हैं डोमेस्टिक और नेशनल इनकम में क्या डिफरेंस है। डोमेस्टिक इनकम दोनों ही फैक्टर इनकम होती है। सबसे पहले डोमेस्टिक इनकम वो फैक्टर इनकम होती है जो कहाँ पे अर्न की जाती है, विद इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन अर्न कर रहा है, चाहे वो नॉर्मल रेजिडेंट हो कंट्री का या फिर नॉन रेजिडेंट हो। ठीक है, बस अगर डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर अर्न कर रहा है तो वो डोमेस्टिक इनकम कहलाएगी। सेकेंड वन इज द व्हाट इज नेशनल इनकम। इट इज ऑल्सो अ फैक्टर इनकम, बट इट इज अर्नड ओनली बाय नॉर्मल रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट जो अर्न कर रहा है वो नेशनल इनकम नहीं होती। तो जो नॉर्मल रेजिडेंट अर्न कर रहा है उसको बोलेंगे हम नेशनल इनकम, नो मैटर वेयर इट इज जनरेटेड। वो यहाँ से अर्न कर रहा है या फिर वो बाहर से अर्न करके ला रहा है, मतलब बाहर से अर्न करके ला रहा है, मतलब 1 साल या 1 साल से ज़्यादा वो वहाँ नहीं रहता या उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट वहाँ नहीं है, बस वो जाता है वहाँ पे कुछ भी अर्न करता है और आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर वापस, तो वो हमारी कंट्री की नेशनल इनकम कहलाएगी क्योंकि वो हमारी कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट है। तो ये डिफरेंस है नेशनल और डोमेस्टिक इनकम में। ओके, अच्छा, अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इससे पहले मैंने नहीं बताई, मैं अब बता देती हूँ। मैंने आपको ये बोला था कि 3 चीज़ें हैं इम्पॉर्टेंट, ठीक है, जो हम पढ़ेंगे, यानी 3 चीज़ों के बीच में काइंड ऑफ हम डिफरेंस पढ़ेंगे, उसी को हम आगे जब कैलकुलेट करते हैं नेशनल इनकम तब उसमें यूज़ करते हैं। तो वो क्या क्या है? एक है ग्रॉस और नेट, दूसरा है नेशनल और डोमेस्टिक, एंड थर्ड वन इज मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट और फैक्टर प्राइस एक ही बात है। ठीक है, तो ये चीजें पढ़नी है हमें 3 पूरे चैप्टर में, जिसमें से हम एक चीज ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम। तो यही है डोमेस्टिक और नेशनल के बीच में डिफरेंस। अगर मैं इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखूं तो मैं कैसे लिखूंगी? देखो, लेट्स टेक कि मैं इसे रेज कर देती हूँ। ओके, सो हमें कैलकुलेट करनी है नेशनल इनकम, ठीक है, और वी आर गिवन विद डोमेस्टिक इनकम, यानी हमारे पास डोमेस्टिक इनकम है। ठीक है, अब वो ग्रॉस है, नेट है, मार्केट प्राइस पे, फैक्टर कॉस्ट पे, वो बाद में देखेंगे, अभी हम सिर्फ एक कॉन्सेप्ट देख रहे हैं तो हम वही देखते हैं। ठीक है, सो हमें नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है और हमें डोमेस्टिक इनकम दी हुई है। ठीक है, तो हमने क्या बोला, डोमेस्टिक इनकम कौन सी इनकम होती है? जो एक डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर अर्न की जाए, कोई भी उसको अर्न करे, चाहे वो नॉर्मल रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट हो। लेकिन नेशनल इनकम वो इनकम होती है जो सिर्फ नॉर्मल रेजिडेंट अर्न करता है, चाहे वो बाहर से करे चाहे यहीं से करे। तो वही दोनों के बीच में डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमें दिया क्या हुआ है, डोमेस्टिक इनकम। हमें जाना किस पे? नेशनल इनकम पे। तो डोमेस्टिक इनकम हमें दिया हुआ है, जाना है हमें नेशनल इनकम पे। सबसे पहले इसमें हम ऐड कर देते हैं जो डोमेस्टिक, मतलब अगर हमें डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना हो तो कुछ ना कुछ चीज़ ऐसी होगी जो डोमेस्टिक में नहीं होगी लेकिन नेशनल इनकम में होती है, तो हम डोमेस्टिक इनकम में उसको ऐड कर देंगे। वो क्या होती है? डोमेस्टिक इनकम में हमने अब्रॉड वाली तो प्लस की नहीं हुई है ना, क्योंकि हमने क्या बोला था कि डोमेस्टिक इनकम में वो वाली इनकम होती है जो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर अर्न की जाए, लेकिन नेशनल इनकम में तो वो इनकम भी आती है जो फॉरेन से भी अर्न करके आता है।
तो हम इसमें ऐड कर देंगे फैक्टर इनकम अर्न बाय नॉर्मल रेजिडेंट। ऑब्वियसली इसमें नॉर्मल रेजिडेंट आता है, नेशनल इनकम में नॉर्मल रेजिडेंट आता है फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी वो जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से अर्न करके आ रहा है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, ये तो हो गया जो प्लस। अब कुछ चीज़ डोमेस्टिक इनकम में ऐसी होगी जो नेशनल इनकम में नहीं आनी चाहिए, तो वो चीज़ हम माइनस कर देंगे। वो क्या है? वो है जो डोमेस्टिक टेरिटरी में नॉन रेजिडेंट अर्न कर रहे हैं। हमने पहले बोला ना कि नॉर्मल वो डोमेस्टिक इनकम में वो वाली भी आती है जो नॉन रेजिडेंट अर्न कर रहा हो, लेकिन एक टेरिटरी के अंदर वो वाली नॉन रेजिडेंट वाली नेशनल इनकम में तो नहीं आती, तो हम उसको माइनस कर देंगे। सो वो हो जाएगा फैक्टर इनकम बाय नॉन रेजिडेंट्स अर्न within the domestic territory। क्योंकि वो नॉन रेजिडेंट है तो उनकी इनकम नेशनल इनकम में ऐड नहीं होगी, तो वो हम उसमें से माइनस कर देंगे। तो ये होता है अगर हमें डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना। और ये क्यों होता है ये अभी हमने जस्ट डिस्कस किया इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो प्लीज़ कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बस कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखो, तो आगे जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करोगे वो बहुत इजी हो जाएंगे। ठीक है, सो ये हो गया। अच्छा, इन दोनों को क्या बोलते हैं? इन जनरल इसको वर्ड यूज करते हैं हम NFIA। NFIA का मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्योंकि देखो अब्रॉड वाले हम प्लस कर रहे हैं और उसमें से यहाँ पर जो डोमेस्टिकली नॉन रेजिडेंट ने अर्न किया वो माइनस कर रहे हैं, तो यानी ये क्या हो जाता है? नेट का क्या मतलब होता है? एंड में जो वैल्यू निकलती है, जो सारा प्लस माइनस करके एंड में वैल्यू होती है, दैट इज कॉल्ड नेट। तो यानी जब प्लस और माइनस हमने कर दिया है, जो फॉरेन से आई है वो हमने प्लस की है और जो उसमें से हमने माइनस कर दिया है जो यहाँ पर नॉन रेजिडेंट ने अर्न किया, तो उसको बोलते हैं NFIA, विच इज कॉल्ड नेट फैक्टर्स इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो ये अगर हमें डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना हो तो हम प्लस कर देंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्टली ये दिया होता है NFIA और कभी कभी दोनों अलग अलग दिए होते हैं, तो सिर्फ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए क्या प्लस होगा क्या माइनस होगा। ऐसे ही अगर हमें नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना हो तो हम क्या करेंगे? वी विल माइनस NFIA यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, या दोनों को ओपन करके करें तो हम ये वाला प्लस कर देंगे और ये वाला माइनस कर देंगे। तो इन तीनों कॉन्सेप्ट्स में से एक हमारा हो चुका है, दैट इज नेशनल एंड डोमेस्टिक इनकम। डन। नाउ द नेक्स्ट वन इज ग्रॉस एंड नेट। ये आसान है, सिर्फ इसमें एक ही चीज का डिफरेंस होता है। सो नेक्स्ट हम देखते हैं ग्रॉस इनकम एंड नेट इनकम। ग्रॉस एंड नेट इनकम। अच्छा, इनकम एंड प्रोडक्ट आर वन एंड द सेम थिंग। प्रोडक्ट और इनकम एक ही बात होती है, क्योंकि प्रोडक्ट आउटपुट होता है जो एंड में प्रोड्यूसर को मिलता है, उसको सेल कर जो उससे जो भी रेवेन्यू या प्रॉफिट रेवेन्यू जो भी आता है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं एज द इनकम ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी जो भी प्रोडक्शन में जिन फैक्टर्स ने हेल्प किया है उनको वो इनकम मिल जाएगी। तो प्रोडक्ट और इनकम एक ही बात होती है। ठीक है, यानी हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं ना GDP, तो हम उसको हम ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम भी बोल सकते हैं, एक ही चीज़ है। ठीक है, ओके। नाउ ग्रॉस और नेट में किस चीज़ का डिफरेंस होता है? देखो, सबसे पहले याद रखना, जो ग्रॉस और नेट हम वर्ड यूज़ करते हैं ना, ये जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन चैप्टर है उसमें ये टर्म आएगा, तो अगर ये आता है तो उसमें ऑब्वियसली मुश्किल नहीं होगी। ग्रॉस और नेट जो हम वर्ड यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, यानी प्रोड्यूसर, और जब इन्वेस्टमेंट नाम यूज़ कर रहे हैं ना मैक्रो इकोनॉमिक्स में, यानी वो प्रोड्यूसर कर रहा है। ठीक है, इन जनरल। और प्रोड्यूसर किस में इन्वेस्टमेंट करता है? कैपिटल गुड्स में।
जो डेली के खर्चे होते हैं जैसे कि रॉ मटेरियल हो गया या कुछ भी इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंसेस हो गया या कोई भी डे टू डे खर्चे हो गए, उसको इन्वेस्टमेंट थोड़ी बोलते हैं, उसको तो एक्सपेंसेस बोलते हैं। इन्वेस्टमेंट किसको बोलते हैं? जब कुछ बड़ी बड़ी चीज़ों में पैसा लगाया जाता है जो हमें लंबे टाइम तक फ़ायदा देता है, उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट किस में की जाती है? कैपिटल गुड्स में। और कैपिटल गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? दे आर द फिक्स्ड एसेट्स ऑफ कंपनी, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि मशीन हो गया, ठीक है, प्लांट हो गया। सो ये होते हैं कैपिटल गुड्स। तो कैपिटल गुड्स में इन्वेस्टमेंट की जाती है। ऐसे ही कैपिटल गुड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, स्टॉक में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। स्टॉक यानी वही जो मतलब जितना भी स्टॉक बचा हुआ है, स्टॉक कैसे निकलता है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, वो तो एक अलग चीज़ है। तो क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक में होता है या फिर फिक्स्ड एसेट्स में होता है, यानी कैपिटल गुड्स में इन्वेस्टमेंट होती है। अब कैपिटल गुड्स में इन्वेस्टमेंट जो होती है उस पर क्या लगता है? कैपिटल गुड्स पे क्या लगता है? डेप्रीसिएशन, ठीक है, कैपिटल गुड्स पे डेप्रीसिएशन लगता है। तो ग्रॉस और नेट में क्या डिफरेंस होता है? जो ग्रॉस वैल्यू होती है वो वैल्यू होती है जिसमें से अभी सब कुछ माइनस या प्लस नहीं किया गया है, और नेट वैल्यू वो होती है जिसमें से सब कुछ माइनस या प्लस जो भी है सारी कैलकुलेशंस हो चुकी है, एंड में जो वैल्यू आई है दैट इज कॉल्ड नेट, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, तो यानी ये तो सिर्फ हो जाएगा कि जो भी कैपिटल गुड्स में या फिर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट की गई है वो, ठीक है, इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल गुड्स और स्टॉक। पर मैं अगर बोलूँ नेट इन्वेस्टमेंट, ये तो ग्रॉस है, यानी इसमें कैपिटल गुड्स में कैपिटल गुड्स भी आ रहे हैं, यानी फिक्स एसेट्स भी आ रहे हैं, और फिक्स एसेट्स पे क्या लगता है? डेप्रीसिएशन। तो फिक्स एसेट्स पे डेप्रीसिएशन तो लगता है, लेकिन ये ग्रॉस है, तो यानी इसमें अभी तक डेप्रीसिएशन नहीं लगा है। और डेप्रीसिएशन क्या होता है? माइनस हो जाता है ना एंड में जो वैल्यू आती है, यानी इसमें वो वाली कैपिटल गुड्स की वैल्यू लिखी हुई है जिसमें से अभी तक डेप्रीसिएशन नहीं हटाया। तो हम क्या करेंगे? क्रॉस में से अगर हम डेप्रीसिएशन हटा देंगे, यानी उस पर डेप्रीसिएशन लगा देंगे, तो क्या वैल्यू आ जाएगी? नेट। तो यानी ग्रॉस और नेट में किसका डिफरेंस होता है? डेप्रीसिएशन का। आपको बहुत सारी जगह सिर्फ ये बताया जाएगा कि ग्रॉस और नेट में किसका डिफरेंस होता है? डेप्रीसिएशन का। डोमेस्टिक और नेशनल में किसका डिफरेंस होता है? NFIA का। लेकिन वो क्यों होता है ये नहीं बताएंगे। मैंने आपको ये इसलिए बताया ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो, रटने से चीज़ें याद नहीं होंगी। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि डेप्रीसिएशन क्यों होता है, दोनों का बीच में डिफरेंस डेप्रीसिएशन क्यों होता है, या उन दोनों के बीच में डिफरेंस NFIA क्यों होता है, तो आप इजीली याद रखेंगे, उस चीज़ को कभी नहीं भूलेंगे। ओके, तो बस क्या अब क्या समझ में आ गया कि दोनों के बीच में किस चीज़ का होता है? डेप्रीसिएशन का डिफरेंस होता है। तो यानी अगर हमें ग्रॉस से नेट पे आना है, ग्रॉस हमें दिया हुआ है, हमें किस पर आना है? नेट पे आना है। तो ग्रॉस दिया हुआ है यानी अभी तक उसमें डेप्रीसिएशन माइनस नहीं किया गया होगा, तो हम नेट पर आने के लिए उसमें से डेप्रीसिएशन माइनस कर देंगे। ऐसे ही अगर हमें ग्रॉस पर आना है, हमें नेट दिया हुआ है यानी हमें फाइनल वैल्यू दी हुई है, हमें वापस ग्रॉस पे जाना है, तो हमने डेप्रीसिएशन माइनस कर दिया होगा, लेकिन ग्रॉस में तो डेप्रीसिएशन माइनस नहीं होता, तो हम प्लस क्या कर देंगे? वापस से डेप्रीसिएशन। ओके, डन। सो ये था डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस एंड नेट। नाउ द नेक्स्ट वन इज लास्ट कौन सा बचा है? मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। Last one is market price and factor cost. प्लीज ये जो तीन चीजें हैं ना, ये पूरे चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से बिल्कुल क्लियर करना है इन कॉन्सेप्ट्स को। अगर ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आगे का चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन अगर ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हैं तो सिर्फ रटने वाली चीज़ें, और कभी भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम रट के नहीं कर सकते, या कोई भी क्वेश्चन हम रट के ढंग से नहीं कर सकते। तो प्लीज़ कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना, तो आगे चैप्टर बहुत ईजी हो जाएगा, और इस चैप्टर की वेटेज काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट,
इसके लिए आपको एक छोटा सा एक कॉन्सेप्ट, एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि जो एक इकोनॉमी होती है उसमें कुछ सेक्टर्स होते हैं, ठीक है। जो हमने बिजनेस स्टडीज़ में पढ़े हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, उनकी बात नहीं कर रही मैं। पूरी इकोनॉमी में, क्लोज्ड इकोनॉमी में या ओपन इकोनॉमी में सेक्टर्स होते हैं, जो कि टोटल 4 सेक्टर्स हो सकते हैं। सबसे पहले मैं देखती हूँ क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब यानी दूसरी कंट्री के साथ कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है, यानी हम विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी सब कुछ करते हैं। तो क्लोज्ड इकोनॉमी में 3 सेक्टर्स हो सकते हैं, मतलब 2 तरह के सेक्टर हो सकते हैं। यानी क्लोज्ड इकोनॉमी या तो 2 सेक्टर इकोनॉमी हो सकती है या फिर 3 सेक्टर इकोनॉमी हो सकती है। ये मैं आपको क्यों समझा रही हूँ, इससे रिलेटेड अभी आपको बाद में समझ में आएगा। वैसे इसके अंदर ये कुछ नहीं आने वाला। मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में किस चीज़ का डिफरेंस होता है उसके लिए मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ। सो क्लोज इकोनॉमी में 2 सेक्टर इकोनॉमी आती है और 3 सेक्टर इकोनॉमी आती है। और जो ओपन इकोनॉमी होती है, ओपन इकोनॉमी मतलब जो दूसरी कंट्रीज के साथ भी हमारे ट्रांजेक्शन है, यानी इंटरनेशनली भी सारा काम होता है, लाइक इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, उसमें आ जाती है 4 सेक्टर इकोनॉमी, ठीक है। सो जो 2 सेक्टर इकोनॉमी है उसमें 2 सेक्टर्स आते हैं, वो होते हैं हाउस होल्ड सेक्टर एंड प्रोड्यूसर सेक्टर। 3 सेक्टर जो इकोनॉमी होती है एक ही कंट्री के अंदर, उसमें 3 सेक्टर आते हैं। एक तो आ गया हाउस होल्ड सेक्टर, सेम, प्रोड्यूसर सेक्टर सेम, थर्ड वाला हो जाता है गवर्नमेंट। और जो 4th सेक्टर होता है उसमें 3 तो सेम होते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर। लास्ट कौन सा आ जाता है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि हम इंटरनेशनली यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं तो लास्ट आ जाता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। सो हम देख रहे हैं यहाँ पर मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। अभी ये बस बेसिक यही समझो, और बाकी इसमें क्या थोड़ा डिटेल में वो फर्स्ट इंट्रोडक्शन चैप्टर में होता है, वो जब करेंगे उसी टाइम देखेंगे, ठीक है। तब वो करेंगे तब देखते हैं। अब देखो 2 सेक्टर इकोनॉमी और 3 सेक्टर इकोनॉमी। 2 सेक्टर इकोनॉमी क्लोज्ड इकोनॉमी में होती है, और ये मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट क्लोज इकोनॉमी की ही बात हो रही है, ठीक है। क्लोज इकोनॉमी में होती है तो 2 सेक्टर इकोनॉमी हो सकती है या 3 सेक्टर इकोनॉमी हो सकती है। 2 सेक्टर इकोनॉमी में गवर्नमेंट सेक्टर नहीं आता, बस हाउस होल्ड आते हैं, यानी हम जैसे कंज्यूमर लोग, या फिर प्रोड्यूसर सेक्टर आता है जो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं हमारे लिए, ठीक है। सो ये दोनों होता है। अब देखो फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस क्या होता है। कोई भी कमोडिटी होती है, कोई भी गुड्स और सर्विसेज होते हैं, या तो फैक्टर कॉस्ट हो सकती है। फैक्टर कॉस्ट का मतलब ये है, बस इसको याद रखो, फैक्टर कॉस्ट मतलब जब एक गुड बनकर तैयार हो गया है, वो अभी तक फैक्ट्री में है, उसका कुछ भी प्राइस होगा, वो होती है उसकी फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। अब वो एंटर करने जा रहा है मार्केट में, जब वो मार्केट में एंटर करेगा तो उसका प्राइस चेंज हो जाता है, ठीक है। उसका प्राइस क्या हो जाता है, बदल जाता है, वो होता है उसका मार्केट प्राइस। तो या तो फैक्टर कॉस्ट, एक प्रोडक्ट की फैक्टर कॉस्ट हो सकती है जो फैक्ट्री में उसका प्राइस था, या फिर उसका मार्केट प्राइस हो जाता है जो बदल जाता है। अब देखो अगर 2 सेक्टर इकोनॉमी है, यानी सिर्फ हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर है, तो मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट सेम होते हैं, यानी उनके प्राइस में कोई डिफरेंस नहीं होता। लेकिन अगर बीच में गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाए, यानी 3 सेक्टर इकोनॉमी आ जाए, 4 सेक्टर हटा दो, इसमें 4 सेक्टर की कोई बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो 4 सेक्टर इसमें कुछ नहीं है, 3 सेक्टर सिर्फ समझाने के लिए था। 3 सेक्टर यानी गवर्नमेंट अगर बीच में आ जाए तो प्राइस चेंज हो जाता है, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में डिफरेंस आ जाता है। आप खुद सोचो, ये चीज़ आपको पता है कि किस चीज़ का डिफरेंस आता है। जब कोई भी प्रोडक्ट एक फैक्ट्री में है या फिर एक कोई भी प्रोडक्शन यूनिट में वो बनकर तैयार हो गया है, अभी तक मार्केट में उसने एंटर नहीं किया है, तो उसका प्राइस कुछ और होगा। लेकिन जब वो मार्केट में ऐड करता है तो उसका प्राइस चेंज हो जाता है। किस चीज़ की वजह से, उस पर अलग अलग टैक्सेस लग जाते हैं, या फिर उस पर गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड कर देती है, या उसको महंगा कर देती है या सस्ता कर देती है, ठीक है। या तो उस पर टैक्स लगा देती है या उसको सब्सिडी दे देती है, या दोनों चीज़ें। तो उससे उसका प्राइस है, जो मार्केट प्राइस है, वो चेंज हो जाता है। तो ये 2 चीज़ें हैं, यही है डिफरेंस बिटवीन मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट।
किस चीज का डिफरेंस है दोनों में? दोनों में डिफरेंस हो जाएगा टैक्सेस का और सब्सिडीज का। ठीक है, दोनों में डिफरेंस किस चीज का हो जाएगा? टैक्सेस का एंड सब्सिडीज का। अगर देखो अभी चीज तो क्लियर हो गई होगी। लेट्स से कि आपको मार्केट प्राइस निकालना है किसी भी कमोडिटी का और आपको दी हुई है उसकी फैक्टर कॉस्ट, यानी आपको फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर जाना है। ठीक है, तो फैक्टर कॉस्ट दी हुई है, यानी कैसे याद रखना है? फैक्टर कॉस्ट दी हुई है तो यानी जो फैक्ट्री में उसका प्राइस है या प्रोडक्शन जहाँ पर हुई है वहाँ पर जो उसका प्राइस है वहाँ से आपको किस पे जाना है? मार्केट प्राइस पे। तो फैक्टर कॉस्ट जो भी दी हुई है उसमें मार्केट प्राइस जब तक वो मार्केट में एंटर करेगा तो क्या हो जाएगा? उसमें टैक्सेस से उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी और सब्सिडीज से उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट सब्सिडी क्यों देती है? प्राइस को कट करने के लिए, और टैक्सेस जब लगा देती है तो प्राइस बढ़ जाता है। तो जब हम फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाएंगे तो टैक्सेस उसमें प्लस हो जाएंगे, क्योंकि टैक्सेस से वैल्यू बढ़ जाती है, और उसमें माइनस हो जाएंगी सब्सिडीज। डन। ऐसे ही अगर अच्छा जो ये प्लस टैक्सेस माइनस सब्सिडी है ना, इसको बोलते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। वही इसीलिए क्योंकि टैक्सेस प्लस हो रहे हैं और टैक्सेस में से सब्सिडी माइनस हो रही है तो नेट वैल्यू हो जाएगी, इसलिए इसको बोलते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अच्छा, इनडायरेक्ट टैक्सेस क्यों बोल रहे हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस विच इज इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट। इनडायरेक्ट टैक्स कौन से होते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होते हैं जिसका बर्डन हम किसी और पे शिफ्ट नहीं कर सकते, यानी अगर वो मेरा टैक्स है तो मुझे ही पे करना पड़ेगा, मेरी जगह वो कोई और पे नहीं करेगा, मैं उसका बर्डन कहीं और शिफ्ट नहीं कर सकती। लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं उसका बर्डन किसी और पे शिफ्ट किया जा सकता है। जैसे कि डायरेक्ट टैक्स कौन सा टैक्स हो गया? इनकम टैक्स। जैसे मेरी इनकम है तो मैं ही उसको पे करूँगी, वो होता है डायरेक्ट टैक्स, मैं उसका बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकती। लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है उसका बर्डन शिफ्ट हो जाता है, जो कि नॉर्मल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है, जीएसटी जो हो गया वो वाला टैक्स हो गया। अब तो जीएसटी में सारे टैक्सेस इन्वॉल्व हैं, तो अगर हम ओपन करके उनको देखें तो जैसे सेल्स टैक्स हो गया, ठीक है, ये वैट हो गया, ये सारे टैक्सेस इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। क्यों? इसको पे तो कोई और करता है, जैसे स्टार्टिंग में प्रोड्यूसर पे करेगा, लेकिन वो बर्डन किस पे शिफ्ट कर देता है? वो बर्डन शिफ्ट कर देता है कंज्यूमर्स पर। ठीक है, तो ये सारे टैक्सेस कौन से होते हैं? इनडायरेक्ट टैक्सेस। और इनडायरेक्ट टैक्सेस तो गवर्नमेंट लगाती है, मतलब गवर्नमेंट जो हमें गुड्स और सर्विसेज पे देने पड़ते हैं वो इनडायरेक्ट टैक्सेस देते हैं हम। डायरेक्ट टैक्स तो हम इनकम पे देते हैं, तो वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होगी। इसमें कौन सी होती है? इनडायरेक्ट टैक्सेस, इसीलिए हमने लिखा है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। डन। तो यही था, अगर हमें फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना हो तो टैक्सेस प्लस कर देंगे, सब्सिडीज माइनस कर देंगे, सीधा बोल सकती हूँ मैं प्लस कर देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ऐसे ही हमें मार्केट प्राइस से अगर फैक्टर कॉस्ट पे जाना हो तो हम माइनस कर देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, यानी टैक्सेस को माइनस कर देंगे, सब्सिडीज को प्लस कर देंगे। तो यही था थर्ड कॉन्सेप्ट। तो ये हैं 3 बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो कि आपकी पूरी नेशनल इनकम में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसी पे पूरा नेशनल इनकम बेस्ड है। सो प्लीज़ ये कॉन्सेप्ट आप अच्छे से क्लियर करना। अभी किस तरह से लिखे आते हैं, देखो इस तरह से लिखे हुए आते हैं। एक नॉर्मल जनरल मैं एग्जाम्पल दे देती हूँ, जैसे GNP, GDP, FC, MP या फिर NNP, FC, ठीक है, या NNI भी लिखा हो सकता है। ये क्या है? इसका मतलब कुछ नहीं है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस। इनकम का मतलब प्रोडक्ट ही होता है, ठीक है। इस तरह से चीज़ें लिखी हुई आएंगी, तो बस ये याद रखना कि कुछ अलग नहीं है, सिर्फ डिफरेंस 3 ही चीज़ का होगा, ग्रॉस और नेट का डिफरेंस होगा, नेशनल और डोमेस्टिक का डिफरेंस होगा, और मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का डिफरेंस होगा। जैसे कि अगर हम 1-2 करके देखें, यही कॉन्सेप्ट है, हम सिर्फ इसको एक बार देखते हैं, रिवाइज करते हैं।
लेट्स टेक जीडीपी एमपी दिया है, सॉरी जीडीपी एमपी निकालना है जीडीपी एफसी से। अब देखो ये क्या दिया हुआ है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। हमें दिख रहा है ग्रॉस और ग्रॉस दोनों सेम है, या तो ग्रॉस और नेट का डिफरेंस हो सकता है या डोमेस्टिक और नेशनल का डिफरेंस हो सकता है, यहाँ पर दोनों सेम है। प्रोडक्ट तो सेम ही रहता है, प्रोडक्ट और इनकम या तो पी लिखा हुआ है आई लिखा होगा, वो एक ही बात है। या फिर मार्केट और फैक्टर कॉस्ट का डिफरेंस हो सकता है, जो हमने देखा 3 चीज़ का ही डिफरेंस हो सकता है। यहाँ पे किस चीज़ का डिफरेंस दिख रहा है, सिर्फ एमपी और एफसी का, यानी एफसी हमें दिया हुआ है, हमें आना है एमपी पे, तो हमें फैक्टर कॉस्ट दिया हुआ है, हमें किस पे आना है एमपी पे। तो हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे टैक्सेस और माइनस कर देंगे यहाँ पर सब्सिडीज, ठीक है। सो ये हो गया। नेक्स्ट वन इज, कुछ भी देते हैं रैंडमली, जीएनपी एफसी और एनडीपी एमपी। ये मैंने सबसे ज़्यादा डिफरेंस यही हो सकता है, वही ले लिया मैंने। देखो क्या लिखा हुआ है, किस किस का डिफरेंस है, एक एक चीज़ करके देखेंगे। सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है, ग्रॉस और नेट का। सबसे पहले फर्स्ट देखा हमने ग्रॉस और नेट का डिफरेंस है, यानी हमारे पास नेट है, हमें जाना है ग्रॉस पे। जब हमें नेट से ग्रॉस पे जाना होता है तो हम क्या करते हैं, नेट और ग्रॉस में किस चीज़ का डिफरेंस होता है, डेप्रिसिएशन का। तो हमें नेट से ग्रॉस पे जाना है, और नेट में तो डेप्रिसिएशन की वैल्यू माइनस नहीं की होती, तो हम माइनस कर देंगे, सॉरी नेट में डेप्रिसिएशन की वैल्यू माइनस की होती है जब हम ग्रॉस से नेट पे जाते हैं। अब हम नेट से वापस ग्रॉस पे जा रहे हैं, तो जो डेप्रिसिएशन की वैल्यू माइनस की थी हम उसको वापस प्लस कर देंगे, तो प्लस कर देंगे डेप्रिसिएशन। तो ग्रॉस और नेट हो गया। नेक्स्ट हो सकता है नेशनल या डोमेस्टिक। डोमेस्टिक से हमें नेशनल पे जाना है, दोनों में डिफरेंस है, तो डोमेस्टिक से हमें नेशनल पे जाना है। तो डोमेस्टिक में क्या होता है, अब्रॉड वाली प्लस नहीं होती, और यहाँ पर जो नॉन रेजिडेंट वाली होती है वो प्लस हो रखी होती है, उसको माइनस कर देंगे। तो यानी इन शॉर्ट में बोलूँ तो हम इसमें क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे NFIA। और अगर मैं इसको ओपन करके बोलूँ तो हम प्लस कर देंगे फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और माइनस कर देंगे नॉन फैक्टर, मतलब फैक्टर इनकम बाय नॉन रेजिडेंट विद इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी, ठीक है। अगर क्लोज करके लिखे तो प्लस कर देंगे NFIA। प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट सेम है। नेक्स्ट डिफरेंस इज फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस, ठीक है। सो फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस, हमें मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, यानी प्रोडक्ट मार्केट में एंटर कर चुका है, उसका जो भी प्राइस है उससे वापस हमें फैक्टर कॉस्ट पे जाना है। तो मार्केट में जब हम फैक्टर से मार्केट में जाते हैं तो हम टैक्सेस को प्लस करते हैं, सब्सिडीज़ को माइनस कर रहे हैं। अब हम यहाँ पर वापस, मतलब इन शॉर्ट में कह सकती हूँ, हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को प्लस करते हैं। अब हम वापस जा रहे हैं तो हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर देंगे, या अगर ओपन करके देखें तो माइनस कर देंगे टैक्सेस और प्लस कर देंगे सब्सिडीज। तो इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। बस इसमें मतलब यही 3 कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, बस उनके नाम थोड़े अलग तरीके से लिखे हो सकते हैं, वो हम आगे जब मेथड्स करेंगे तो पता चल जाएगा आपको, लेकिन बेसिक चीज़ यही है। एक और देख लेते हैं, NNP FC, NDP MP। NDP MP हमें NNP FC के पास जाना है, पेपर वापस जाना है। पहला वाला तो नेट है, तो इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा है डोमेस्टिक एंड नेशनल। जब हम डोमेस्टिक से नेशनल पे जाते हैं तो हम प्लस क्या कर देते हैं NFIA, और जब हम MP से FC पे जाते हैं, यानी मार्केट प्राइस से वापस फैक्टर कॉस्ट पे जा रहे हैं, तो हम माइनस कर देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो ये हम NDP MP से NNP FC तक जाएंगे। अब यही था, ख़त्म हो गया। एक चीज़ और बतानी है मुझे, लास्ट चीज़, जैसे कि क्वेश्चन में लेट्स टेक एग्जांपल लिखा है कि कैलकुलेट नेशनल इनकम, बस सीधा लिखा है कैलकुलेट नेशनल इनकम। अब आपको ठीक है कैलकुलेट करना तो आता है, लेकिन करना क्या है कैलकुलेट, मतलब नेशनल इनकम को क्या बोलते हैं, GDP MP बोलते हैं, NNP FC बोलते हैं, NDP MP बोलते हैं, इतनी सारी टर्म्स हो सकती हैं, तो क्या बोलते हैं उसको, नेशनल इनकम को बोलते हैं NNP FC। इसको बिल्कुल मत भूलना, बिकॉज अगर आपको निकालना भी आता है लेकिन आपको यही नहीं पता कि नेशनल इनकम निकालना है तो इसका मतलब क्या निकालना है, तो क्वेश्चन करोगे कैसे। तो नेशनल इनकम को क्या बोलते हैं, NNP FC। ओके,
सो यही था नेशनल इनकम का जो बेसिक होता है, 3 चीज़ें ही होती हैं, जो कि होता है ग्रॉस और नेट, नेशनल और डोमेस्टिक, और लास्ट वन इज MP और FC। इन तीनों में NFIA, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, और लास्ट क्या है, डेप्रिसिएशन का ही डिफरेंस होता है। तो ये तीनों चीज़ें हैं, ये तीनों चीज़ें प्लीज़ इन चीज़ अगर कॉन्सेप्ट को अच्छे से याद रखोगे तो आगे आने वाला जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, आगे आने जो भी चैप्टर आएगा नेशनल इनकम का, वो आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।